मुझे राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के अंतरण, प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसके प्रवत समिति में भेजने के लिए बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और इसमें करीब 23 माननीय सदस्यों ने इसमें अपने संशोधन प्रस्ताव दिए हैं और माननीय मंत्री जी आपको आगाह करना चाहता हूं, ये एक बात आपको आगाह करना चाहता हूं, आप कानून मंत्री हो, 2 सदस्य बोले अब तक आपके फेवर में, 23 आदमियों में से 2 सदस्य बोले फेवर में। जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 75 के बराबर है, अभी भी कल्पना निकाल दो, भूल जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शांत बैठा हूं, जाग जाओ इसके अंदर। माननीय सभापति महोदय, जितने सदस्य बोल रहे हैं उनमें से 2 सदस्य खाली बिल के फेवर में बोले, बाकी सब सदस्य जनमत जानने के लिए प्रचारित करने की बात कर रहे हैं, कोई सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कर रहे हैं। थारी माइक से आवाज आवागो नहीं, बैठे बैठे आवाज ज्यादा आ जाओ की चक्कर है, तो यहीं बैठे बैठे बोलिया करो। तो पिछले 35 सालों में सभापति महोदय, राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री हुए, इन मुख्यमंत्री को छोड़ के भैरू सिंह जी शेखावत, माननीय अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी। उनको कभी ऐसे बिलों की जरूरत नहीं पड़ी सभापति महोदय, चाहे कितने ही दंगे हुए हो, कितना ही माहौल खराब हुआ हो, लेकिन उनको ऐसे बिल की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कारण है, क्या कारण है, आपके अंदर क्या कमी है जो आपको यह संशय है कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे? 35 साल का प्रेसिडेंस हमारे सामने है और उनमें से 2 मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी की सरकारें रही है, लेकिन उनको कभी ऐसे बिलों की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे पूरे प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश मत करो, राजनीति मत करो, इसमें राजनीतिक फायदे के लिए बिल मत लाओ। बिल लाओ राजस्थान की आवाम के लिए। हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश और प्रदेश गंदा हो रहा है, ये कहना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बिल की जरूरत नहीं थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान जिस तरह का अमन वाली जगह है और राजस्थान के अंदर जैसा भाईचारा है, उस जगह पे ऐसे बिल के लिए जगह नहीं है। हमने मीटिंग में इनसे चर्चा करी, होम पे चर्चा करा लो, होम पे चर्चा नहीं कराएंगे, एजुकेशन पे चर्चा करा लो, एजुकेशन पे भी चर्चा नहीं कराएंगे। नशाखोरी हो रही है। सभापति महोदय, 1 मिनट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कोई भी विषय यहाँ नहीं बोल सकता। आप बैठे हमने रिक्वेस्ट करी है चर्चा के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हो, ऐसे बिल पे चर्चा करवा रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। सच्चाई इतनी बुरी क्यों लगती है आपको? चर्चा यहाँ सच्चाई इतनी बुरी क्यों लगती है? अब करवा लो चर्चा, कौन मना कर रहा है? इतनी बुरी क्यों लगती है सच्चाई आपको? माननीय सदस्य, नशाखोरी पर चर्चा की बात जो गुप्त बैठक होती है उसकी चर्चा सदन में कैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा नहीं है। नशाखोरी हो रही है पूरे प्रदेश में, चिट्टा करके एक नशा आ रहा है, उससे गरीब आदमी मर रहे हैं। अब तक इस 2 सालों में 50 से ज्यादा आदमी की मौतें हो चुकी है जयपुर के अंदर। उस पर चर्चा हम नहीं कराएंगे, एजुकेशन पे चर्चा नहीं कराएंगे, होम पे चर्चा नहीं कराएंगे, इसमें तो करो। ऐसे बिल लेके आएंगे और उन पे चर्चा करो आप तो, जिनका कोई फायदा नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसके पीड़ितों की संख्या नहीं है। अभी वो राजसमंद से आने वाली विधायिका सदस्य बोल रही थी कि यहां पीड़ित हैं, पीड़ित की लिस्ट टेबल करो। राजस्थान में एक तरफ तो कह रही है कि 2 साल से यहां कोई दंगा नहीं हुआ और एक तरफ कह रही है कि इस बिल की जरूरत है। अरे जब कोई ऐसा माहौल नहीं है तो फिर इस बिल की जरूरत क्या है? क्यों इस बिल को एम्फेसाइज कर रहे हो? जिस तरह से नशे का कारोबार जयपुर के अंदर बढ़ रहा है, उसको रोकने की जरूरत है, उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। पानी पे चर्चा करने की जरूरत है, आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा है। खेजड़ी का बिल हम चाह रहे हैं कि खेजड़ी का बिल लेके आए, उस पर चर्चा करें, उस पर चर्चा नहीं करा रहे। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं राजस्थान के, राजस्थान मरु प्रदेश है,
यहां की जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा हो, लेकिन हम सदन का समय एक ऐसे बिल पे खराब करना चाह रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे सदस्य ये कह रहे थे कि डिस्टर्ब एरिया कहां से आएगा, कौन सा डिस्टर्ब एरिया है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कुछ नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। ये जहां कांग्रेस को मेजोरिटी में वोट मिल रहे हैं वो इनके लिए डिस्टर्ब एरिया है, इनके लिए दूसरा कोई डिस्टर्ब एरिया नहीं है। जहां कांग्रेस को लीड मिल रही है वो इनके लिए डिस्टर्ब एरिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल के बारे में सीरियस नहीं है। कौन तो डिस्टर्ब एरिया की जगह आइडेंटिफाई करेगा, कैसे आइडेंटिफाई होगी? अच्छा, जयपुर राजस्थान की अपन बात करें और खास तौर से मैं जयपुर की बात करूं कि जो जिस पलायन की ये बात कर रहे हैं, तो पलायन के मुख्य कारण क्या है? पलायन के मुख्य कारण ये नहीं है जो ये बता रहे हैं। पलायन के मुख्य कारण है कि जो परिवार बढ़ जाता है आदमी का, हमारे चार दीवारी के अंदर है, वॉल सिटी से लोग पलायन करते हैं। और पलायन के कारण क्या है कि बड़ा परिवार है, मुद्दतों से उस फैमिली रह रही थी, अब परिवार में एक परिवार के 10 परिवार बन गए, उसमें रह नहीं सकते, एक एक कमरा भी हिस्से में नहीं आता है, वो बेच करके बाहर जाते हैं और कॉलोनी में जाकर के अपना मकान खरीदते हैं और वहां रहने लग जाते हैं। तो पलायन के कारण दूसरे हैं। और कोई भी आदमी अपनी जिसकी संपत्ति है, किसी की भी आदमी की संपत्ति है और वो अपनी संपत्ति अपनी किसी जरूरत के ऊपर बेचना चाहता है, तो उसको रोकने वाली सरकार कौन है? किसने अधिकार दे दिया इनको? कोई भी संपत्ति जो इनकी जड़ खरीद संपत्ति है, वो संपत्ति को बेचने का अधिकार जिस आदमी की संपत्ति है, पेरेंटल संपत्ति है या खुद के द्वारा उपार्जित संपत्ति है, उसके ऊपर सरकार रोक लगाने वाली कौन होती? इससे आने वाले समय में जो आदमी वहां रह रहा है उनको नुकसान होगा और संपत्ति की वैल्यू, उनको संपत्ति की पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बिल की राजस्थान जैसी जगह में कोई जरूरत नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि अगर इसका वॉयलेशन होगा तो संपत्ति की वैल्यू जीरो कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे भाई? जिस आदमी की खून पसीने की कमाई है, बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी, आप उसको जीरो कैसे कर दोगे? तो ये आदमी की संपत्ति पे भी कुठाराघात है। तो मैं सज्जन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे बिल जो आम आदमी को नुकसान दे, जिसकी जरूरत नहीं हो, ऐसे बिलों की जरूरत है नहीं। तो ये खाली हवाई बातें कर रहे हैं। अच्छा, सक्षम अधिकारी, आपने लिख दिया कि एसडीएम से नीचे का सक्षम अधिकारी नहीं होगा। सक्षम अधिकारी कलेक्टर को बनाओ, लेकिन कलेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। एसडीएम लिखा है इसमें एसडीएम लिखा आपने, कलेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कमेटी आप बनाओ मंत्री महोदय, आप फिर कहोगे कि उधर एड्रेस करो, कमेटी बनाओ, उसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करो। हाथ मत कटाओ अपने, कल आपको भी इधर आना है, जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करो, वहां के पार्षदों को शामिल करो, वार्ड पंचों को शामिल करो, जिला परिषद के लोगों को शामिल करो, तो उससे न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और संपत्ति की जो वैल्यू है, वो वैल्यू अगर ये बिल लागू होता है तो उसकी वैल्यू जो लोग वहां खरीदने वाले हैं, खरीदने वालों की संख्या लिमिटेड हो जाती है। और आप परमिशन लेने जाओगे तो अधिकारी परमिशन देगा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका आधा पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। तो इस बिल के अंदर जैसे कुछ बातें ऐसी है जो संविधान के अनुच्छेद का भी उल्लंघन है। कैसे उल्लंघन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद की धारा 14 और 15 समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार मिलता है हमको। अब आपने जब ये बिल लेके आते हो तो ये समानता की धाराओं का भी उल्लंघन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि यह विधेयक समुदाय के संकेंद्रीकरण और जनसंख्या संतुलन के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म या निवास के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। तो ये इस धाराओं का, जब ऑलरेडी इसमें संविधान में धाराएं हैं, बीएनएस में धाराएं हैं, तो आपको इस बिल की जरूरत कहां है? और न केवल समानता का अधिकार बल्कि निवास की स्वतंत्रता,
हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे निवास की स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। हम कहीं भी रहें, हम शहर में रहें, बाहर रहें, जयपुर में रहें, जोधपुर रहें या किसी भी और भी शहर में रहें, तो उसमें सरकार थोड़ी तय करेगी, सरकार तय नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 19(1)(e) निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार, अनुचित समूहीकरण को रोकना नागरिकों की पसंद के क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता पर प्रहार है, जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य तर्क संगत प्रतिबंधों की सीमा से बाहर है। तो अगर आप ऐसे इम्पोज करोगे कानून, तो आप अपने संविधान का ही खुद ही उल्लंघन कर दोगे। हमारे को हम विधानसभा में बैठ करके हम संविधान की धाराओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। और संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश 2020 में स्पष्ट किया कि राज्य की उचित कानूनी प्रक्रिया और तर्कसंगत आधार के बिना किसी को उसकी संपत्ति के उपयोग या हस्तांतरण से वंचित नहीं किया जा सकता। आप कैसे ये बिल्ला रहे हो उसके ऊपर? और तर्कसंगत आगे भी बताता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी जब आप देखोगे तो वो भी आपके खिलाफ मिलेंगे। गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय, गुजरात की बात कर रहे हैं, मैं गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की बात करता हूं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर की शक्ति केवल स्वतंत्र सहमति और बाजार मूल्य तक ही सीमित है। शांति भंग या जनसांख्यिकी बदलाव के आधार पर बिक्री रोकना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। गुजरात हाईकोर्ट कह रही है ये। और किस में कह रही है? ये कह रही है नदीम खान वली बहादुर पठान बनाम गुजरात राज्य। तो जब आपके पास एविडेंसेस है, आपके पास में जब संविधान की धाराएं हैं, आपके पास में जब बीएनएस की धाराएं हैं, तो इन सब की आपको जरूरत नहीं है। आपकी भावना आ गई। एक मिनट सर, दो में अभी मैं तो मेरा टाइम बाकी है सर। अरे कहाँ बाकी है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है सर? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है वो भी एक बार सुन लो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संविधात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विचारों को राज्य के प्रशासनिक विवेक के अधीन नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यापक जनहित में नहीं हो। स्वैच्छिक संपत्ति हस्तांतरण को रोकना इस सिद्धांत के विरुद्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आप सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन कह रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल आम आदमी के हित में नहीं है। ये बिल जब सदन के आधे से ज्यादा सदस्य इसके विरोध में है, मनीष यादव, तो इसको मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। एक शेर के साथ ऐसे क्या करते हो? हट गए शाहो सिकंदर, नादिरो हिटलर हजारों, तुमको भी दरबार से हटना पड़ेगा। हट गए शाहो सिकंदर, नादिरो हिटलर हजारों, तुमको भी दरबार से हटना पड़ेगा। हम मोहब्बत की दुकानों को सजाते रहेंगे, फिर तुम्हें खुद ही बाजार से हटना पड़ेगा। मैं इस बिल को